नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति और खुशी क्यों भर जाती है? या जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, तो आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कौन सी चीज है जो एक सुंदर पेंटिंग को बस रंगों के धब्बे से कहीं ज्यादा बना देती है? और एक साधारण पत्थर और एक खूबसूरत मूर्ति के बीच आखिर क्या फर्क है? हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज, हर पल सौंदर्य और कला से घिरे रहते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी रुक कर यह सोचते हैं कि इन चीजों का हमारे ऊपर इतना गहरा असर क्यों होता है। दर्शन की दुनिया में इन सवालों का अध्ययन एक बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी शाखा में किया जाता है, जिसे एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। यह सिर्फ कला के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम दुनिया को अपनी इंद्रियों के माध्यम से कैसे अनुभव करते हैं। यह सुंदरता के रहस्य को, कला के जादू को और हमारे अपने स्वाद और पसंद के पीछे के कारणों को समझने की एक यात्रा है। यह हमें सिखाता है कि हम सब अपने अपने तरीके से एक कलाकार हैं, जो अपनी जिंदगी के कैनवास पर हर दिन नए रंग भर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं सुंदरता के इस छिपे हुए संसार की खोज करने के लिए? क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्यों कुछ चीजें हमें इतनी गहराई से छू जाती हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सुंदरता का जादू। हम क्यों खूबसूरत चीजों की ओर खींचते हैं? चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे एहसास से करते हैं। सुंदरता का एहसास ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सबने महसूस किया है। ने एक छोटे बच्चे की मासूम मुस्कान में, एक खिले हुए फूल की पंखुड़ियों में, रात के आसमान में चमकते हुए हजारों तारों में, या किसी इमारत की शानदार बनावट में। जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हम सुंदर कहते हैं, तो हमारे अंदर कुछ बदल जाता है। हमें एक तरह की खुशी मिलती है, एक तरह का सुकून मिलता है, एक ऐसा एहसास होता है मानो हम किसी ऊंची, किसी बेहतर चीज से जुड़ गए हों। ये एक जादुई अनुभव है ना? लेकिन यह जादू काम कैसे करता है? क्यों कुछ खास आकार, कुछ खास रंग, कुछ खास आवाजें हमारे अंदर इतनी गहरी भावनाएं जगाती हैं? यही वो पहला और सबसे प्रमुख सवाल है जिससे सौंदर्य शास्त्र की पूरी दुनिया शुरू होती है। प्राचीन काल से ही दार्शनिक इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सुंदरता आखिर है क्या। यह कोई ऐसी चीज है जो सच में उन वस्तुओं में मौजूद है जिन्हें हम देखते हैं, या यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक उपज है, हमारी अपनी भावनाओं का एक खेल है। सोचिए, जब आप एक सुंदर गुलाब का फूल देखते हैं, तो क्या उसकी सुंदरता उसकी पंखुड़ियों की बनावट में, उसके रंग की गहराई में, उसकी खुशबू में है, या फिर वो सुंदरता आपके दिमाग में पैदा हो रही है, आपकी अपनी यादों, आपकी अपनी भावनाओं और आपके अपने अनुभवों के कारण? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है जिसने दार्शनिकों को हजारों सालों तक उलझाए रखा है, और इस बहस के दोनों ही पक्षों के पास बहुत ही मजबूत तर्क हैं। यह सवाल सिर्फ एक दार्शनिक पहेली नहीं है, इसका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। हम हर दिन सुंदरता के आधार पर फैसले लेते हैं। हम कौन से पोशाक पहनेंगे, हम अपने घर को कैसे सजाएंगे, हम किस तरह का संगीत सुनेंगे, हम किस इंसान की ओर आकर्षित होंगे। इन सब फैसलों के पीछे कहीं ना कहीं सुंदरता की हमारी अपनी समझ काम कर रही होती है। हम सुंदरता की तलाश में रहते हैं। हम ऐसी जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं जो सुंदर हों। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हमें देखने में सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है मानो इंसान के अंदर सुंदरता के लिए एक गहरी प्यास है, एक ऐसी भूख है जिसे वो हमेशा मिटाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन क्यों? विकासवाद के नजरिए से देखें तो सुंदरता का क्या फायदा है? एक सुंदर सूर्यास्त को निहारने से हमें जीवित रहने में कैसे मदद मिलती है? सौंदर्य शास्त्र हमें इन सवालों की गहराई में ले जाता है। यह हमें सिर्फ उत्तर नहीं देता, बल्कि यह हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाता है। यह हमें अपनी ही पसंद और नापसंद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। क्या आपकी पसंद सच में आपकी अपनी है, या वो आपके समाज, आपकी संस्कृति और आपकी परवरिश ने आपको सिखाई है? जब आप कहते हैं कि यह फिल्म बहुत सुंदर है, तो आप असल में क्या कह रहे होते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, या आप यह दावा कर रहे हैं कि हर किसी को यह फिल्म सुंदर लगनी चाहिए? यह वो जगह है जहां दर्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से आकर मिलता है। यह हमें अपने ही अनुभवों को एक नए और गहरे नजरिए से देखना सिखाता है। यह हमें उस जादूगर से मिलवाता है जो हमारे अंदर बैठा है और लगातार दुनिया को सुंदर
या बदसूरत के खांचों में बांट रहा है। लेकिन इस जादूगर का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? क्या सुंदरता का कोई एक सार्वभौमिक नियम है, कोई एक गुप्त फॉर्मूला है जो हर सुंदर चीज में मौजूद होता है, या फिर सुंदरता के हजारों अलग अलग चेहरे हैं? इस महान रहस्य की पहली परत हम अगले चैप्टर में खोलेंगे, जहां हम सुंदरता के पते की खोज करेंगे कि वो वस्तु में रहती है या हमारे मन में। चैप्टर नंबर 2, सुंदरता का पता। क्या वो वस्तु में है या देखने वाले की आंखों में? पिछले चैप्टर में हमने यह सवाल उठाया था कि सुंदरता का असली घर कहाँ है। क्या वो उस चीज में है जिसे हम देख रहे हैं, या वो हमारी अपनी आंखों में, हमारे अपने मन में है? यह सौंदर्य शास्त्र का सबसे अहम और सबसे पुराना झगड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि सुंदरता एक वस्तुनिष्ठ गुण है, और दूसरी तरफ वो हैं जो मानते हैं कि यह पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ है। चलिए इन दोनों पक्षों की दलीलों को एक दोस्त की तरह समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बहस को समझे बिना हम सुंदरता के रहस्य को कभी नहीं सुलझा सकते। पहले बात करते हैं उस पक्ष की जो कहता है कि सुंदरता वस्तु में ही होती है। इस विचार के सबसे महान समर्थक थे प्राचीन ग्रीक दार्शनिक, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया में हम जो भी सुंदर चीजें देखते हैं, चाहे वो एक सुंदर चेहरा हो, एक सुंदर कविता हो, या एक सुंदर इमारत हो, वो सब एक परम, एक आदर्श सुंदरता की बस एक अधूरी परछाई है। उनके अनुसार एक ऐसी दुनिया है जो हमारे इस भौतिक संसार से परे है, जहां हर चीज का एक आदर्श, एक परफेक्ट फॉर्म मौजूद है, और सुंदरता का यह आदर्श फॉर्म ही असली सुंदरता है। जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि वो चीज उस आदर्श सुंदरता के कितने करीब है। अरस्तु ने भी कुछ ऐसी ही बात की, लेकिन वो ज्यादा व्यावहारिक थे। उन्होंने कहा कि सुंदरता का संबंध गणितीय अनुपात, समरूपता और व्यवस्था से है। एक चीज सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि उसके सभी हिस्से एक दूसरे के साथ एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में होते हैं। जैसे ताजमहल हमें सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि उसकी बनावट में एक अद्भुत समरूपता है, एक परफेक्ट संतुलन है। यह गुण ताजमहल में मौजूद है, चाहे कोई उसे देख रहा हो या नहीं। इस नजरिए से सुंदरता एक खोज है। हमें बस उन नियमों और अनुपातों को खोजना है जो सुंदरता को बनाते हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, जो शायद हमें आज ज्यादा स्वाभाविक लगता है। यह वो विचार है जो कहता है कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। इस विचार को सबसे मजबूती से रखा 18वीं सदी के दार्शनिक डेविड ह्यूम ने। उन्होंने कहा कि सुंदरता किसी वस्तु का कोई गुण नहीं है, यह तो बस एक एहसास है, एक खुशी की भावना है जो हमारे मन में तब पैदा होती है जब हम किसी चीज को देखते हैं। किसी वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम सुंदरता कह सकें। वो तो बस कुछ आकार, कुछ रंग, कुछ बनावटें हैं। जब हमारी इंद्रियां इन चीजों को अनुभव करती हैं, तो हमारा मन एक खास तरह की प्रतिक्रिया देता है, और उसी प्रतिक्रिया को हम सुंदरता का एहसास कहते हैं। इस नजरिए से सुंदरता के कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकते। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद का मामला है। सोचिए, आपको एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग बहुत सुंदर लग सकती है, जिसमें बस कुछ आरी तिरछी लकीरें हैं, लेकिन आपके दोस्त को वो बिल्कुल बकवास लग सकती है। वो कहेगा कि सुंदरता तो पुरानी यथार्थवादी पेंटिंग्स में होती है। तो आप में से कौन सही है? ह्यूम के अनुसार आप दोनों ही सही हैं, क्योंकि आप दोनों अपने अपने मन में पैदा हो रहे एहसास की बात कर रहे हैं। इसी तरह अलग अलग संस्कृतियों में सुंदरता के पैमाने कितने अलग अलग होते हैं। किसी संस्कृति में लंबा और पतला होना सुंदरता की निशानी है, तो किसी और संस्कृति में मोटा और हष्ट-पुष्ट होना। अगर सुंदरता वस्तु में होती, तो वो हर किसी के लिए, हर संस्कृति के लिए एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। यह दिखाता है कि सुंदरता का रिश्ता हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से बहुत गहरा है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या सुंदरता सच में वस्तु में है या मन में? यह सवाल हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम मान लें कि सुंदरता वस्तु में है, तो फिर हम लोगों की अलग अलग पसंद को कैसे समझाएंगे? और अगर हम ये मान लें कि सुंदरता सिर्फ मन में है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता? क्या फिर एक महान कलाकृति और एक बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग में कोई अंतर नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर के नाटक और एक साधारण ग्रीटिंग कार्ड की कविता एक ही स्तर पर है? यह तो ठीक नहीं लगता। हमें कहीं ना कहीं यह महसूस होता है
कि कुछ चीजें सच में दूसरों से ज्यादा सुंदर होती हैं। तो क्या कोई तीसरा रास्ता हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि सुंदरता वस्तु और मन दोनों के बीच के एक रिश्ते से पैदा होती हो? इस जटिल और आकर्षक संभावना को हम अगले चैप्टर में टटोलेंगे, जब हम एक महान जर्मन दार्शनिक के विचारों से मिलेंगे जिन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने की एक शानदार कोशिश की। चैप्टर नंबर 3, एक जज की तरह देखना। जब सुंदरता एक सार्वभौमिक दावा करती है। पिछले चैप्टर में हम इस दुविधा में फंस गए थे कि अगर सुंदरता सिर्फ हमारी व्यक्तिगत पसंद है, तो फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई कलाकृति सच में महान है? और अगर सुंदरता के कुछ नियम हैं, तो फिर सबकी पसंद अलग-अलग क्यों होती है? इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए हमें 18वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की मदद लेनी होगी। कांत ने सुंदरता और कला के बारे में कुछ बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी बातें कहीं, जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि सुंदरता का अनुभव इन दोनों चरम सीमाओं, यानी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ के बीच में कहीं होता है। यह एक बहुत ही खास तरह का अनुभव है। कांट ने दो तरह के निर्णयों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया। पहला है सहमति का निर्णय। जब आप कहते हैं मुझे आम पसंद है, तो आप सिर्फ अपने बारे में एक तथ्य बता रहे हैं। आप ये उम्मीद नहीं करते कि हर किसी को आम पसंद आना ही चाहिए। अगर आपका दोस्त कहता है मुझे आम पसंद नहीं, तो आप उससे बहस नहीं करेंगे। यह पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मामला है। लेकिन कांट कहते हैं कि जब आप कहते हैं यह सूर्यास्त सुंदर है, तो आप कुछ और कर रहे होते हैं। आप सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि मुझे यह सूर्यास्त पसंद है। आप एक प्रमुख दावा कर रहे हैं। आप यह दावा कर रहे हैं कि यह सूर्यास्त सच में सुंदर है और हर किसी को, जो भी इसे देखेगा, उसे भी इसे सुंदर मानना चाहिए। आप एक सार्वभौमिक सहमति की उम्मीद कर रहे होते हैं। आप एक व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि एक जज की तरह फैसला सुना रहे होते हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात है ना? हमारे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई नियम या कोई सबूत नहीं होता। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमसे सहमत होंगे। तो यह उम्मीद आती कहां से है? कांट इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज को सुंदर पाते हैं, तो हम उसे एक खास तरीके से देख रहे होते हैं, जिसे वो निस्वार्थ भाव कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को सुंदर पाते हैं, तो हम उसे उसकी उपयोगिता के लिए नहीं सराह रहे होते। हम ये नहीं सोच रहे होते कि यह फूल सुंदर है, मैं इसे तोड़कर अपनी प्रेमिका को दूंगा, या यह पेंटिंग सुंदर है, काश ये मेरे पास होती। हम उसे किसी स्वार्थ के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं देख रहे होते। हम बस उसके रूप को, उसकी बनावट को बिना किसी मकसद के सराह रहे होते हैं। उस चीज को देखने का अनुभव ही अपने आप में एक पुरस्कार होता है। कांट कहते हैं कि जब हम इस निस्वार्थ भाव से किसी चीज को देखते हैं, तो हमारे दिमाग की दो क्षमताएं, हमारी कल्पना और हमारी समझ, एक साथ एक तरह के मुक्त खेल में लग जाती हैं। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में काम करने लगती हैं, और इसी सामंजस्य से हमें एक खास तरह की खुशी मिलती है, जिसे हम सुंदरता का एहसास कहते हैं। और क्योंकि हम यह मानते हैं कि हर इंसान के पास यह कल्पना और समझ की क्षमताएं होती हैं, इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि जब कोई और भी उसी निस्वार्थ भाव से उस चीज को देखेगा, तो उसके दिमाग में भी यही सामंजस्यपूर्ण खेल शुरू होगा और उसे भी वही खुशी मिलेगी। इसीलिए सुंदरता का निर्णय व्यक्तिगत होते हुए भी एक सार्वभौमिक होने का दावा करता है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे भी उस सुंदरता को देखें जिसे हम देख रहे हैं। कांट का यह विचार हमें सुंदरता के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। यह हमें बताता है कि सुंदरता का अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। यह एक ऐसा पल होता है जब हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और जरूरतों से ऊपर उठ जाते हैं और दुनिया को सिर्फ उसके होने के लिए सराहते हैं। यह हमें सिखाता है कि सौंदर्य का सच्चा अनुभव करने के लिए हमें चीजों को एक खास नजरिए से देखना सीखना होगा। एक निस्वार्थ नजरिए से, एक बच्चे की तरह जो किसी चीज को बस उसकी सुंदरता के लिए देखता है, न कि उसके किसी उपयोग के लिए। यह स्वाद को विकसित करने की बात है। अपनी इंद्रियों को इस तरह प्रशिक्षित करने की बात है कि वे दुनिया में मौजूद सामंजस्य को पहचान सकें। लेकिन सुंदरता ही एकमात्र ऐसा गहरा अनुभव नहीं है जो हमें दुनिया में होता है। कभी कभी हम ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो सिर्फ सुंदर नहीं होती, वे विशाल होती हैं, वे शक्तिशाली होती हैं, वे हमें डरा भी देती हैं।
वो अनुभव क्या है? उस अनुभव को दार्शनिकों ने एक खास नाम दिया है और वो नाम हमारी यात्रा का अगला रोमांचक पड़ाव है। चैप्टर नंबर 4, जब सुंदरता से भी महत्वपूर्ण कुछ हो, उदात्त का अनुभव। अब तक हमने सुंदरता की दुनिया की सैर की है, जो खुशी, शांति और सामंजस्य से भरी हुई है। यह एक सुंदर बगीचे में टहलने जैसा है। लेकिन कभी-कभी जिंदगी हमें एक ऐसे अनुभव के सामने लाकर खड़ा कर देती है, जो इस शांत और सुखद एहसास से बहुत अलग होता है। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय के किसी ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं और आपके चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई विशाल चोटियां हैं, जो बादलों को चीरती हुई आसमान तक जा रही है। या आप एक समंदर के किनारे खड़े हैं और एक भयानक तूफान को देख रहे हैं, जिसमें विशाल लहरें उठ रही हैं और आसमान में बिजली कड़क रही है। इन पलों में आप जो महसूस करते हैं, क्या आप उसे सिर्फ सुंदर कहेंगे? शायद नहीं। यह एहसास सुंदरता से कहीं ज्यादा अधिक, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कुछ डरावना भी होता है। इसी अनुभव को दार्शनिकों ने, खासकर इमानुएल कांट और एडमंड बर्क ने, एक खास नाम दिया है, द सबलाइम या उदात्त। उदात्त का अनुभव सुंदरता के अनुभव से बिल्कुल अलग है। सुंदरता हमें अपनी ओर खींचती है, वो हमें सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराती है। उदात्त का अनुभव हमें हमारी अपनी लघुता, हमारी अपनी कमजोरी का एहसास कराता है। जब हम उस विशाल पर्वत को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं। जब हम उस तूफानी समंदर को देखते हैं, तो हमें प्रकृति की असीम और अनियंत्रित शक्ति का एहसास होता है। एक ऐसी शक्ति जो हमें एक पल में नष्ट कर सकती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो खुशी और डर, आनंद और दुख का एक अजीब मिश्रण होता है। हमारा तर्क हमें बताता है कि हम खतरे में हैं, लेकिन फिर भी हम उस दृश्य से अपनी नजरें नहीं हटा पाते। हम उस विशालता और शक्ति से अभिभूत हो जाते हैं। एडमंड बर्क का मानना था कि जो कुछ भी हमें डराने या आतंकित करने की क्षमता रखता है, वो उदात्त का स्रोत हो सकता है, जब तक कि वो खतरा बहुत करीब और वास्तविक न हो। जैसे एक शेर को पिंजरे में देखना उदात्त हो सकता है, लेकिन जंगल में अचानक उसका सामना करना सिर्फ डरावना होगा। उदात्त का अनुभव हमें हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताओं से बहुत दूर ले जाता है। जब आप उस अनंत ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, तो आपकी अपनी समस्याएं कितनी छोटी लगने लगती हैं, है ना? ये हमें हमारी अपनी सीमाओं का एहसास कराता है, लेकिन एक अजीब तरीके से ये हमें एक तरह की मुक्ति भी देता है। कांट ने उदात्त के अनुभव का और भी गहरा विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी विशाल और शक्तिशाली चीज का सामना करते हैं, तो हमारी कल्पना उस पूरी चीज को एक साथ समझने में असफल हो जाती है। हम उस विशालता को अपने दिमाग में समेट नहीं पाते। यह एक तरह की हार है, एक तरह की दुख है। लेकिन तभी हमारा तर्क हमें यह याद दिलाता है कि भले ही हम भौतिक रूप से उस प्रकृति की शक्ति के सामने कमजोर हों, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हमारी सोचने की क्षमता, हमारी नैतिक चेतना। हमें यह एहसास होता है कि हम सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक तर्क संगत और नैतिक प्राणी भी हैं, और यह एहसास हमें उस डर से ऊपर उठा देता है। तो उदात्त का अनुभव हमें पहले तो हमारी भौतिक कमजोरी का एहसास कराता है, लेकिन फिर हमें हमारी आंतरिक नैतिक शक्ति का बोध कराकर हमें एक ऊंचा, एक उदात्त एहसास देता है। यह एक ऐसी जीत है जो हार से पैदा होती है। यह उदात्त का विचार हमें बताता है कि सौंदर्य शास्त्र सिर्फ सुंदर और सुखद चीजों के बारे में ही नहीं है। यह उन सभी गहरे, शक्तिशाली और जटिल अनुभवों के बारे में है जो हमें दुनिया से जोड़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि डर, दुख और विशालता के अनुभवों का भी अपना एक मूल्य है। वे हमें हमारी अपनी सीमाओं और हमारी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया सिर्फ एक सुंदर बगीचा ही नहीं है, बल्कि एक विशाल, रहस्यमयी और कभी-कभी डरावनी जगह भी है, और इसी में उसकी असली महिमा छिपी है। अब तक हमने सुंदरता और उदात्त जैसे अनुभवों की बात की है, लेकिन इन अनुभवों को सबसे शक्तिशाली रूप में हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और वो है कला। लेकिन कला क्या है? एक पत्थर का टुकड़ा कब एक कलाकृति बन जाता है? ये सवाल हमें सौंदर्य शास्त्र के दूसरे मुख्य हिस्से की ओर ले जाता है, कला का दर्शन। चैप्टर नंबर 5, कला क्या है, नकल या कुछ और। अब हम अपनी यात्रा के एक नए और बहुत ही रोमांचक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने सुंदरता
और उदात्त जैसे प्राकृतिक अनुभवों की बात की है, जो हमें सूर्यास्त देखने या पर्वतों को निहारने से मिलते हैं। लेकिन इंसान सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ही नहीं लेता, वो खुद भी सुंदरता बनाने की कोशिश करता है। और इसी कोशिश से जन्म होता है कला का। एक पेंटिंग, एक मूर्ति, एक कविता, एक संगीत की धुन, ये सब क्या है? ये सब कला के रूप हैं। लेकिन ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। आखिर वो कौन सी चीज है जो एक कैनवास पर लगे रंगों को एक कलाकृति बना देती है, जबकि हमारे घर की दीवार पर लगा पेंट सिर्फ पेंट रहता है? कला को परिभाषित करने की यह समस्या सौंदर्य शास्त्र के केंद्र में है। कला के बारे में सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक आता है महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु से। उनका मानना था कि कला असल में माइमेसिस है, जिसका मतलब होता है नकल या अनुकरण। प्लेटो का मानना था कि एक कलाकार बस भौतिक दुनिया की चीजों की नकल करता है, जैसे एक पेंटर एक कुर्सी की पेंटिंग बनाता है। लेकिन प्लेटो के लिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। जैसा कि हमने पहले देखा, प्लेटो मानते थे कि यह भौतिक दुनिया खुद ही आदर्श फॉर्म्स की एक अधूरी नकल है। तो एक कलाकार जो इस नकल की भी नकल कर रहा है, वो तो सच्चाई से दो कदम दूर है। इसलिए प्लेटो कला को लेकर कुछ शक्की थे। उन्हें लगता था कि यह हमें सच्चाई से दूर ले जा सकती है। लेकिन उनके शिष्य अरस्तु का नजरिया ज्यादा सकारात्मक था। वो भी मानते थे कि कला नकल है, लेकिन उनके लिए यह एक रचनात्मक प्रक्रिया थी। अरस्तु का कहना था कि कलाकार सिर्फ चीजों की सतह की नकल नहीं करता, बल्कि वो चीजों के सार को पकड़ने की कोशिश करता है। वो यह दिखाने की कोशिश करता है कि चीजें कैसी हो सकती हैं या कैसी होनी चाहिए। एक कवि जब एक बहादुर नायक की कहानी लिखता है, तो वो किसी एक खास बहादुर इंसान की नकल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो बहादुरी के आदर्श को ही हमारे सामने पेश कर रहा होता है। इस तरह कला हमें सिर्फ नकल नहीं दिखाती, बल्कि वो हमें एक गहरी सच्चाई का अनुभव कराती है। अरस्तु का यह भी मानना था कि कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावनात्मक उद्देश्य होता है। उन्होंने कैथारसिस का विचार दिया, जिसका मतलब है शुद्धिकरण। उनका कहना था कि जब हम एक दुखद नाटक देखते हैं, तो हम पात्रों के साथ दुख और डर जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं, और इस प्रक्रिया से हमारी अपनी दबी हुई भावनाएं बाहर निकल जाती हैं और हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो अरस्तु के लिए कला न सिर्फ हमें सिखाती है, बल्कि वो हमें भावनात्मक रूप से स्वस्थ भी बनाती है। सदियों तक यह नकल वाला सिद्धांत ही कला की सबसे प्रमुख परिभाषा बना रहा। 19वीं सदी में कुछ नया होना शुरू हुआ। रोमांटिसिज्म नाम का एक नया आंदोलन आया, जिसने कहा कि कला का मुख्य उद्देश्य बाहरी दुनिया की नकल करना नहीं, बल्कि कलाकार की आंतरिक दुनिया, उसकी भावनाओं, उसकी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करना है। अब पेंटिंग का मकसद यह नहीं था कि वो एक वृक्ष को बिल्कुल असली जैसा दिखाए, बल्कि यह था कि वो उस वृक्ष को देखकर कलाकार के मन में जो एहसास पैदा हुआ, उसे व्यक्त करे। संगीत का मकसद अब सिर्फ सामंजस्यपूर्ण धुनें बनाना नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं जैसे प्यार, दुख या गुस्से को जगाना था। कला अब एक खिड़की नहीं थी जिससे हम दुनिया को देखते हैं, बल्कि वो एक आईना बन गई थी जिसमें हम कलाकार की आत्मा को देखते हैं। तो अब हमारे पास कला की दो मुख्य परिभाषाएं हो गईं, कला एक नकल के रूप में और कला एक अभिव्यक्ति के रूप में। इन दोनों ही परिभाषाओं ने दुनिया की बहुत सारी महान कलाकृतियों को समझने में हमारी मदद की। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा होने वाला था जो इन दोनों परिभाषाओं को और कला के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा के लिए चुनौती देने वाला था। एक ऐसी कला का जन्म होने वाला था जो न तो किसी चीज की नकल कर रही थी और न ही किसी गहरी भावना को व्यक्त कर रही थी। वो तो बस एक वस्तु थी, लेकिन फिर भी उसे कला कहा गया। इसने कला की दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। वो क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने कला की परिभाषा पर ही एक बहुत अहम प्रश्न चिन्ह लगा दिया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले और शायद सबसे चौंकाने वाले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, जब एक यूरनल कला बन गया। कला की दुनिया में भूचाल। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कला को या तो नकल या फिर भावनाओं की अभिव्यक्ति माना जाता था। ये दोनों परिभाषाएं हजारों सालों तक कला की दुनिया पर राज करती रहीं। लेकिन फिर आया साल 1917 और एक फ्रांसीसी कलाकार मार्सेल डुचैम्प ने कुछ ऐसा किया जिसने कला की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी किसी धमाके से कम नहीं है।
डुशैम्प ने एक दुकान से एक साधारण सा फैक्ट्री में बना हुआ यूरिनल यानी मूत्रालय खरीदा। उन्होंने उस पर कुछ नहीं बनाया, उसे तराशा नहीं, उस पर कोई रंग नहीं किया। उन्होंने बस उस पर एक नकली नाम आर मट से हस्ताक्षर किए, उसे एक शीर्षक दिया फाउंटेन यानी फव्वारा, और उसे न्यूयॉर्क में एक कला प्रदर्शनी में भेज दिया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, प्रदर्शनी के आयोजकों ने इसे एक भद्दे मजाक के रूप में देखा और इसे दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन डुशैम्प ने जो किया था वो सिर्फ एक मजाक नहीं था, वो एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल पूछ रहे थे। डुशैम्प का यह काम, जिसे उन्होंने रेडीमेड कहा, यानी पहले से बनी हुई चीज, कला के बारे में हमारी सभी धारणाओं पर एक सीधा हमला था। पहली बात, यह किसी भी चीज की नकल नहीं कर रहा था, यह तो खुद ही एक वास्तविक वस्तु थी। दूसरी बात, यह कलाकार की किसी गहरी भावना को भी व्यक्त नहीं कर रहा था। डुशैम्प ने इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं की थी, कोई कौशल नहीं दिखाया था। उन्होंने तो बस एक वस्तु को चुना था। तो फिर इसे कला क्यों माना जाए? डुशैम्प का असली काम वो यूरिनल नहीं था, बल्कि उनका वो विचार था, वो चुनने का काम था। वो यह कह रहे थे कि एक कलाकार का काम सिर्फ सुंदर चीजें बनाना नहीं है, बल्कि चीजों को एक नए संदर्भ में रखकर हमें सोचने पर मजबूर करना भी है। उन्होंने एक साधारण उपयोगी वस्तु को लिया, उसे उसके सामान्य संदर्भ यानी एक बाथरूम से बाहर निकाला, उसे एक नए संदर्भ यानी एक आर्ट गैलरी में रखा, और अचानक वो वस्तु एक विचार बन गई। वो अब सिर्फ एक यूरिनल नहीं थी, वो एक सवाल थी, कला क्या है? इस एक काम ने कला की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। इसने दिखाया कि कला का संबंध जरूरी नहीं कि सुंदरता से हो। कला चौंकाने वाली, परेशान करने वाली और यहां तक कि बदसूरत भी हो सकती है। इसने यह भी दिखाया कि कला का संबंध जरूरी नहीं कि कलाकार के कौशल या मेहनत से हो। कला का संबंध विचार से भी हो सकता है। इसे कॉन्सेप्चुअल आर्ट यानी वैचारिक कला की शुरुआत माना जाता है, जहां विचार खुद वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डुशैम्प के फाउंटेन ने दार्शनिकों और कला समीक्षकों को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अब वे कला को नकल या अभिव्यक्ति कहकर परिभाषित नहीं कर सकते थे। अगर एक यूरिनल कला हो सकता है, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज कला हो सकती है। अगर ऐसा है, तो फिर कला और गैर कला के बीच की रेखा कहाँ है? क्या कोई रेखा है भी? ये सवाल आज भी कला की दुनिया का सबसे अहम सवाल है। डुशैम्प के बाद कलाकारों ने हर तरह की चीजों को कला के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। किसी ने सिर्फ एक सफेद कैनवास को पेंटिंग कहा, तो किसी ने अपनी सांस को एक गुब्बारे में भरकर उसे मूर्ति कह दिया। जॉन केज नाम के एक संगीतकार ने एक संगीत रचना की जिसका नाम था 4 मिनट 33 सेकंड, जिसमें एक पियानो वादक मंच पर 4.5 मिनट तक चुपचाप बैठा रहता है और उस दौरान हॉल में होने वाली आवाजें ही संगीत बन जाती हैं। यह सब हमें परेशान कर सकता है। हमें लग सकता है कि यह सब एक धोखा है, एक पाखंड है। हम कह सकते हैं यह कोई कला नहीं है, यह तो मैं भी कर सकता हूं। और यहीं पर डुशैम्प मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। कला अब सिर्फ बनाने के बारे में नहीं रह गई थी, वो सोचने और सवाल पूछने के बारे में भी हो गई थी। तो अगर पुरानी परिभाषाएं काम नहीं करती, तो फिर दार्शनिकों ने इस नई अजीब कला को समझाने के लिए क्या नए सिद्धांत बनाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम डुशैम्प के यूरिनल और लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा दोनों को कला कह सकें? इस नई पहेली को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प नए विचार सामने आए और उन्हीं से हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, कला का नया नियम। जब संस्थाएं तय करती हैं कि कला क्या है, मार्सेल डुशैम्प के फाउंटेन ने कला की दुनिया को एक ऐसे संकट में डाल दिया था जहां पुरानी परिभाषाएं पूरी तरह से बेकार हो गई थीं। अब दार्शनिकों के सामने यह चुनौती थी कि वे एक ऐसी नई परिभाषा खोजें जो लियोनार्डो से लेकर डुशैम्प तक हर तरह की कला को अपने अंदर समेट सके। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर कला का संबंध वस्तु के किसी आंतरिक गुण जैसे सुंदरता या कौशल से नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? 20वीं सदी के मध्य में कुछ दार्शनिकों जैसे कि जॉर्ज डिकी और आर्थर डांटो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी और विवादास्पद नया सिद्धांत पेश किया, जिसे कला का संस्थागत सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि कला वस्तु के अंदर नहीं होती, बल्कि उसके बाहर, उसके सामाजिक संदर्भ में होती है। यह सिद्धांत क्या कहता है? सरल शब्दों में
यह कहता है कि कोई भी चीज कलाकृति तब बनती है जब कला जगत के लोग उसे यह दर्जा दे देते हैं। यह कला जगत क्या है? यह एक तरह का सामाजिक नेटवर्क है जिसमें कलाकार, कला समीक्षक, कला इतिहासकार, म्यूजियम के क्यूरेटर और आर्ट गैलरी के मालिक जैसे लोग शामिल होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कला कोई खास तरह की वस्तु नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दर्जा है, एक उपाधि है जो यह कला जगत किसी चीज को प्रदान करता है। डुशैम्प का यूरिनल बाथरूम में एक साधारण वस्तु था, लेकिन जब उसे एक कलाकार ने चुना, उसे एक शीर्षक दिया और उसे एक कला प्रदर्शनी के संदर्भ में प्रस्तुत किया, तो कला जगत के लोगों, यानी भले ही शुरू में उन्होंने विरोध किया हो, ने उस पर बात करना, उसके बारे में लिखना और उसे कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घुमाव के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया ने उस यूरिनल को एक कलाकृति बना दिया। यह सुनने में कुछ अजीब लग सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कल मैं अपने पुराने जूते को एक गैलरी में रख दूं और कुछ समीक्षक उसे कला कह दें, तो वो कला बन जाएगी? संस्थागत सिद्धांत के अनुसार हाँ, बिल्कुल। इस सिद्धांत के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि यह सुंदर है या नहीं, या इसे बनाने में कितना कौशल लगा है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इसे कला जगत द्वारा एक कलाकृति के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कला को एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखता है, ठीक वैसे ही जैसे पैसा एक सामाजिक निर्माण है। कागज का एक नोट अपने आप में तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि हमारा पूरा समाज यह मानता है कि उसकी एक कीमत है, इसलिए वो कीमती हो जाता है। उसी तरह एक वस्तु अपने आप में सिर्फ एक वस्तु है, लेकिन जब कला जगत यह मानता है कि वो कला है, तो वो कला बन जाती है। यह सिद्धांत आधुनिक और वैचारिक कला को समझाने में बहुत सफल रहा। इसने हमें एक ऐसा ढांचा दिया जिससे हम उन चीजों को भी कला के रूप में समझ सकते हैं जो पारंपरिक पैमानों पर खरी नहीं उतरती। लेकिन इस सिद्धांत की भी बहुत आलोचना हुई। कई लोगों ने कहा कि यह कला को एक बंद अभिजात्य क्लब का खेल बना देता है, जहां कुछ चुनिंदा लोग ही यह तय करते हैं कि कला क्या है। यह कला को आम इंसान के अनुभव से बहुत दूर ले जाता है। यह भी नहीं समझा पाता कि वो पहली कलाकृति कैसे बनी होगी, जब कोई कला जगत था ही नहीं, या फिर एक अकेला कलाकार जो किसी कला जगत का हिस्सा नहीं है, क्या वो कला नहीं बना सकता? इन सवालों के जवाब में कुछ और सिद्धांत भी सामने आए, जैसे कि कला का ऐतिहासिक सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी चीज को कलाकृति होने के लिए उसका कला के इतिहास के साथ किसी न किसी तरह का संबंध होना जरूरी है। कलाकार हमेशा अपने से पहले हुई कला को देखकर ही कुछ नया बनाता है, चाहे वो उसकी नकल कर रहा हो, उसे आगे ले जा रहा हो, या फिर उसके खिलाफ विद्रोह ही क्यों ना कर रहा हो। डुशैम्प का यूरिनल भी कला इसलिए था क्योंकि वो जानबूझकर कला की पारंपरिक परिभाषाओं पर टिप्पणी कर रहा था। वो कला के इतिहास के साथ एक संवाद कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, कला क्या है? इस सवाल का कोई एक सरल उत्तर नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली बहस है। एक ऐसा सवाल है जिसे हर पीढ़ी के कलाकार और दार्शनिक अपने अपने तरीके से पूछते हैं और जवाब देते हैं। और शायद यही कला की खूबी है। वो हमें कभी भी आराम से बैठने नहीं देती, वो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन इन सब परिभाषाओं और सिद्धांतों से परे एक और अहम सवाल है, हम कला की परवाह ही क्यों करते हैं? हमारी जिंदगी में कला का आखिर मकसद क्या है? चैप्टर नंबर 8, कला का मकसद। हम क्यों कहानियों और गीतों के बिना नहीं जी सकते? अब तक हमने इस सवाल पर बहुत माथापच्ची की है कि कला क्या है, लेकिन चलिए एक पल के लिए इस क्या को छोड़कर क्यों पर आते हैं। हम इंसान कला बनाते क्यों हैं और हम कला का अनुभव क्यों करना चाहते हैं? क्यों हम घंटों लगाकर एक उपन्यास अध्ययन करते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म को बार बार देखते हैं? क्यों हम एक उदास गीत सुनकर रो जाते हैं या एक सुंदर पेंटिंग को देखकर शांत हो जाते हैं? हमारी जिंदगी में कला का आखिर काम क्या है? उसका मकसद क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें कला के सिद्धांतों से निकालकर कला के अनुभव के दिल में ले जाता है। और दार्शनिकों ने इसके कई अलग अलग लेकिन सभी बहुत ही दिलचस्प जवाब दिए हैं। एक बहुत ही पुराना और शक्तिशाली विचार यह है कि कला का मकसद हमें एक बेहतर इंसान बनाना है, हमें नैतिक रूप से शिक्षित करना है। अरस्तू के कैथारसिस के विचार को याद कीजिए। उनका मानना था कि कला हमारी भावनाओं को शुद्ध करती है। इसी तरह कई विचारकों का मानना है
कि कला हमारे अंदर सहानुभूति पैदा करती है। जब हम एक उपन्यास में किसी पात्र की कहानी अध्ययन करते हैं, तो हम उसकी दुनिया में जीने लगते हैं। हम उसके सुख दुख को महसूस करने लगते हैं। यह हमें उन लोगों की जिंदगियों को समझने में मदद करता है जो हमसे बहुत अलग हैं। यह हमारी सोच का दायरा अधिक करती है और हमें एक ज्यादा संवेदनशील और समझदार इंसान बनाती है। एक अच्छी कहानी हमें सही और गलत के बारे में, साहस और कायरता के बारे में, प्यार और नफरत के बारे में, किसी नैतिक उपदेश की किताब से कहीं ज्यादा सिखा सकती है। एक दूसरा और बिल्कुल अलग विचार यह है कि कला का इन सब कोई सारे मकसदों से कोई लेना देना नहीं है। कला का एकमात्र मकसद है हमें खुशी देना। यह एक बहुत ही सीधा साधा और आकर्षक विचार है। हम एक सुंदर पेंटिंग को देखते हैं क्योंकि उसे देखना हमारी आंखों को अच्छा लगता है। हम एक मधुर गीत सुनते हैं क्योंकि उसे सुनना हमारे कानों को सुकून देता है। इस नजरिए से कला एक तरह का परिष्कृत मनोरंजन है जो हमारी जिंदगी में सुंदरता और आनंद के पल लाता है। यह हमें रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बोरियत से एक छुट्टी देता है। इसमें कोई गहरा नैतिक संदेश खोजने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कलाकृति आपको खुशी दे रही है तो वो अपना काम कर रही है। लेकिन कुछ कलाकार और दार्शनिक इस विचार से सहमत नहीं होंगे। 19वीं सदी के अंत में कला के लिए नाम का एक बहुत ही प्रभावशाली आंदोलन चला। इस आंदोलन का मानना था कि कला का कोई बाहरी मकसद नहीं होता, न तो नैतिक शिक्षा देना और न ही खुशी देना। कला का मकसद बस कला होना है। उसकी कीमत उसकी अपनी सुंदरता में, उसके अपने रूप में है। इस विचार को रूपवाद कहते हैं। रूपवादी समीक्षक यह कहेगा कि जब आप एक पेंटिंग को देखें तो यह मत पूछिए कि यह कहानी क्या कह रही है या यह मुझे कैसा महसूस करा रही है, बल्कि यह देखिए कि उसमें रंगों का इस्तेमाल कैसे किया गया है, लकीरों की बनावट कैसी है, पूरी रचना का संतुलन कैसा है। कला का असली मूल्य उसके इन रूप वाले गुणों में ही है। यह एक तरह से कला को उसकी अपनी एक स्वायत्त दुनिया देता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के मकसदों से बिल्कुल अलग और ऊपर है। और अंत में एक और बहुत ही गहरा विचार है कि कला सत्य को प्रकट करने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा सत्य हो सकता है जिसे हम विज्ञान या तर्क की भाषा में नहीं पकड़ सकते। एक कवि अपनी कविता के माध्यम से प्यार या अकेलेपन के बारे में एक ऐसी गहरी सच्चाई कह सकता है जो एक मनोविज्ञान की किताब कभी नहीं कह सकती। एक कलाकार अपनी पेंटिंग के माध्यम से दुनिया को देखने का एक ऐसा नया नजरिया पेश कर सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर का मानना था कि एक महान कलाकृति दुनिया में सत्य को घटित करती है। वो चीजों को उनकी साधारणता से बाहर निकालकर उनके असली रूप में हमारे सामने प्रकट करती है। इस नजरिए से कलाकार एक तरह का दृष्टा होता है जो हमें उन सच्चाइयों को दिखाता है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख नहीं पाते। तो कला हमें नैतिक बनाती है, हमें खुशी देती है, उसका अपना एक स्वतंत्र मूल्य है, या वो हमें सत्य दिखाती है। शायद इसका जवाब यह है कि कला यह सब कुछ करती है और इससे भी कहीं ज्यादा। यह इंसानी अनुभव का एक इतना जटिल और समृद्ध हिस्सा है कि उसे किसी एक मकसद में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन कला का अनुभव करने और उसे आंकने की हमारी क्षमता को क्या कहते हैं? क्या यह क्षमता जन्म से होती है या इसे सीखा जा सकता है? चैप्टर नंबर 9, स्वाद का सवाल। क्या अच्छी पसंद सिखाई जा सकती है? अब तक हमने सुंदरता, कला और उसके मकसद के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इन सब बातों के केंद्र में एक क्षमता है और वो है इन चीजों को आंकने की, उनके बारे में एक निर्णय लेने की हमारी क्षमता। इसी क्षमता को हम आम भाषा में टेस्ट या स्वाद कहते हैं। जब आप कहते हैं उस आदमी का पोशाकों का टेस्ट बहुत अच्छा है या यह फिल्म मेरे टेस्ट की नहीं है, तो आप असल में एक सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय ले रहे होते हैं। लेकिन यह टेस्ट है क्या? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है, जैसे किसी को मीठा पसंद होता है और किसी को नमकीन? या फिर अच्छे टेस्ट और बुरे टेस्ट में कोई वास्तविक अंतर होता है? और अगर होता है तो क्या एक इंसान अपने टेस्ट को बेहतर बना सकता है, उसे विकसित कर सकता है? यह सौंदर्य शास्त्र का एक बहुत ही व्यावहारिक और दिलचस्प सवाल है। जैसा कि हमने पहले देखा, डेविड ह्यूम जैसे दार्शनिकों का मानना था कि सौंदर्य का निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत भावना पर आधारित होता है। इस नजरिए से अच्छा टेस्ट जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर किसी का अपना टेस्ट होता है और कोई भी टेस्ट दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं होता। अगर किसी को भारी भरकम रॉक म्यूजिक पसंद है और किसी को शांत क्लासिकल म्यूजिक, तो हम यह नहीं कह सकते
कि उनमें से किसी एक का टेस्ट बेहतर है। यह सब अपनी अपनी पसंद है वाला विचार है। यह बहुत ही लोकतांत्रिक लगता है। यह हर किसी की पसंद का सम्मान करता है। लेकिन क्या यह सच में संतोषजनक है? क्या हम सच में यह मानते हैं कि एक अनुभवी कला समीक्षक की राय और एक ऐसे इंसान की राय जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पेंटिंग नहीं देखी, दोनों बराबर हैं? इमानुएल कांट, जैसा कि हमने देखा, इस विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जब हम सौंदर्य का निर्णय लेते हैं तो हम एक सार्वभौमिक सहमति की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि अच्छे टेस्ट का कोई आधार होना चाहिए। तो वो आधार क्या है? दार्शनिकों ने तर्क दिया है कि अच्छा टेस्ट कुछ खास गुणों पर निर्भर करता है। पहला गुण है अनुभव। जिस इंसान ने हजारों पेंटिंग्स देखी हैं, सैकड़ों उपन्यास अध्ययन किए हैं और हर तरह का संगीत सुना है, उसकी कला को आंकने की क्षमता उस इंसान से बेहतर होगी जिसने यह सब नहीं किया है। अनुभव हमारी इंद्रियों को तेज करता है। यह हमें पैटर्न पहचानने, बारीकियों को समझने और अलग अलग शैलियों के बीच तुलना करने में मदद करता है। दूसरा गुण है ज्ञान। अगर आपको संगीत के इतिहास और उसके सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप शायद एक जटिल क्लासिकल रचना की सराहना नहीं कर पाएंगे। अगर आप कला के इतिहास को नहीं जानते, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि एक खास पेंटिंग क्यों इतनी क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमें एक संदर्भ देता है। यह हमें कलाकार के इरादों को समझने और कलाकृति की परतों को खोलने में मदद करता है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है संवेदनशीलता और खुले विचारों का होना। एक अच्छे टेस्ट वाला इंसान पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। वो किसी कलाकृति को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर देता क्योंकि वो उसे अजीब लगती है या वो उसकी पसंद की शैली की नहीं है। वो हर नई चीज को एक मौका देने को तैयार रहता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है और वो अपनी भावनाओं को उस अनुभव में बहने देता है। तो इन सब बातों का मतलब ये है कि टेस्ट सिर्फ एक जन्मजात गुण नहीं है। इसे एक कौशल की तरह विकसित किया जा सकता है। उसे शिक्षित किया जा सकता है। ये एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हम सब अपने सौंदर्य के अनुभव को और भी गहरा और समृद्ध बना सकते हैं। हम और ज्यादा कला देखकर और ज्यादा अध्ययन कर और ज्यादा खुले दिमाग से दुनिया का अनुभव करके अपने टेस्ट को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें सिर्फ एक निष्क्रिय उपभोक्ता होने से बचाकर एक सक्रिय और जागरूक दर्शक बनाता है। यह हमें कला के साथ एक गहरे संवाद में प्रवेश करने की क्षमता देता है। लेकिन ये सारी बातें, सुंदरता, कला, टेस्ट, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ फिट होती हैं? क्या सौंदर्य शास्त्र सिर्फ म्यूजियम और कॉन्सर्ट हॉल के लिए है, या इसका हमारी साधारण हर दिन की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? चैप्टर नंबर 10, आपकी जिंदगी की कला। जब आप खुद एक कलाकार होते हैं। हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। हमने सुंदरता के रहस्यों को खंगाला, कला की परिभाषाओं को चुनौती दी और स्वाद की पहेली को समझने की कोशिश की। लेकिन शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इन सब कोई सारे दार्शनिक बातों का मेरी अपनी जिंदगी से क्या लेना देना है? मैं कोई कलाकार या कला समीक्षक तो हूं नहीं। सौंदर्य शास्त्र मेरी मदद कैसे कर सकता है? इस अंतिम चैप्टर में हम सौंदर्य शास्त्र को आर्ट गैलरी और किताबों की दुनिया से बाहर निकालकर आपकी अपनी हर दिन की जिंदगी में लाएंगे और आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप अनजाने में ही हर रोज एक सौंदर्य शास्त्री की तरह जी रहे हैं। अमेरिकी दार्शनिक जोन डोई का मानना था कि कला कोई ऐसी चीज नहीं है जो म्यूजियम में बंद रहती है। उन्होंने कहा कि कला का असली रूप अनुभव में होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो बाकी साधारण बिखरे हुए पलों से अलग होते हैं। ये पल पूरे होते हैं। उनमें एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत होता है और वे हमें एक गहरी संतुष्टि का एहसास देते हैं। एक अच्छी बातचीत, एक स्वादिष्ट भोजन जिसे आपने बहुत ध्यान से बनाया और खाया हो, एक मुश्किल समस्या जिसे आपने सफलतापूर्वक सुलझा लिया हो, ये सब एक तरह के सौंदर्य शास्त्रीय अनुभव हैं। इन अनुभवों में एक लय होती है, एक सामंजस्य होता है, ठीक एक कलाकृति की तरह। ढुई हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे और ज्यादा अनुभव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी को ही एक कलाकृति की तरह देखना चाहिए। सोचिए इस बारे में। अरे, जब आप सुबह उठकर यह तय करते हैं कि आज कौन से पोशाक पहनेंगे, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप रंगों, बनावटों और आकारों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
आप एक सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय ले रहे होते हैं। जब आप अपने कमरे को सजाते हैं, फर्नीचर को एक खास तरीके से रखते हैं, दीवारों पर तस्वीरें लगाते हैं, तो आप एक कलाकार की तरह एक स्पेस को रच रहे होते हैं। एक ऐसा माहौल बना रहे होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए। जब आप अपने दोस्तों के लिए खाना बनाते हैं, तो आप सिर्फ उनका पेट नहीं भर रहे होते। आप अलग-अलग स्वादों, खुशबुओं और रंगों को मिलाकर एक सुखद अनुभव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह सब सौंदर्य शास्त्र है। यह हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। सौंदर्य शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को और ज्यादा ध्यान से और ज्यादा जागरूकता के साथ जीना चाहिए। यह हमें हमारी इंद्रियों को खोलने के लिए कहता है, ताकि हम अपने आसपास की दुनिया में मौजूद छोटी छोटी सुंदरियों को देख सकें, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि सुबह की पहली धूप, पत्तियों पर परी ओस की बूंदें, या मार्ग पर चलते हुए किसी अजनबी की मुस्कान। यह हमें सिखाता है कि सुंदरता सिर्फ महंगी चीजों में नहीं होती, वो साधारण चीजों में भी मिल सकती है, अगर हमारे पास उसे देखने वाली आंखें हों। यह हमें एक ज्यादा संवेदनशील और जागरूक इंसान बनाता है। अंत में, सौंदर्य शास्त्र का सबसे मुख्य सबक शायद यह है कि हम सब निर्माता हैं। हम सब अपनी जिंदगी की कहानी को लिख रहे हैं, हम अपने रिश्तों को बना रहे हैं, और हम अपने कामों से इस दुनिया पर एक निशान छोड़ रहे हैं। हम यह चुन सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेतरतीब और असंगत तरीके से जिएं, या फिर हम उसे एक कलाकृति की तरह, एक उद्देश्य, एक सामंजस्य और एक सुंदरता के साथ जीने की कोशिश करें। हम अपने जीवन में सद्गुणों को चुनकर एक सुंदर चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों में प्यार और समझ को लाकर उन्हें सुंदर बना सकते हैं। हम अपने काम को पूरी लगन और उत्कृष्टता के साथ करके उसे एक कला का रूप दे सकते हैं। सौंदर्य शास्त्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी ही हमारा सबसे प्रमुख कैनवास है, और हम ही उसके सबसे मुख्य कलाकार हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सौंदर्य और कला की समझ हमारे जीवन को और भी गहरा और सार्थक बना सकती है, और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही सुंदरता को खोज और रच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सुंदरता को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें, कैसे कला के पीछे के विचारों को समझें, और कैसे अपनी जिंदगी को ही एक कलाकृति की तरह जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर अपनी दुनिया को और भी सुंदर बनाने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें, और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है, और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।